नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज पूरे दिन बाज़ार एकदम कन्फ्यूज़्ड रहा। मामला समझ में ही नहीं आ रहा था कि जैसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, बाज़ार खुद ही फैसला नहीं कर पा रहा था और अंत में फिर ले दे करके वहीं पे रख दिया जहाँ से शुरू हुई थी बात। तो क्या मामला है? बाज़ार को अब एक नई दिशा क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या इसलिए कि या आज का जो एक हमें ये रुझान देखने को मिला, वो असमंजस इसलिए है कि एक फिर से वो 26,000 की लक्ष्मण रेखा निफ्टी के लिए भारी पड़ रही है? थोड़ा-सा वही है और थोड़ी-सी जो खींचतान चल रही है इन बिटवीन निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। ये दोनों जो उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये थोड़ा-सा स्ट्रेस निफ्टी पे क्रिएट कर रहे हैं। बट ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लग रहा है थोड़ा बहुत, चूँकि मूवमेंट थोड़ा हो चुका है, इसलिए करेक्शन अगर हो भी जाए थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी 200-300 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन होने का कोई सिचुएशन दिख रहा है। उससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। हाँ, तो बाय डिप्स का मार्केट तो बन चुका है। आईटी इंडेक्स ऐसे जगह पे है कि निफ्टी के लिए खतरा है या सपोर्ट है, जो है यही है। 35,000 पे है आईटी इंडेक्स और वो बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल हो जाएगा। तो थोड़ा समय जैसे-जैसे निकलता जाएगा, वैसे और क्लैरिटी आती जाएगी। अभी तक क्लैरिटी यही है कि निफ्टी का एक बॉटम है प्लेस में, जिसको 25,500 का, उसको लेके आगे बढ़ना है बाय डिप्स के हिसाब से। और फिर देखना है क्या होता है। मोमेंटम थोड़ा बहुत इसलिए लूज़ हो रहा है कि जो पॉज़िटिव्स जो न्यूज़ आए, वो सब डाइजेस्ट हो गए हैं और अब नॉर्मल मार्केट ट्रिगर चल रहा है। तो ओवरऑल कोई दिक्कत जैसी नहीं चीज़ दिखती है, लेकिन तुरंत 26,200 300 तोड़ के मार्केट निकल जाए आगे, ये भी नहीं दिखता है, लेकिन सम पॉइंट मुझे लगता है हो जाना चाहिए। तो तरीका तो यही रखें कि 25,500 पे नज़र रखें, बाकी जो करना है करें। निफ्टी आईटी पे 35,000 पे नज़र रखें, ये 2 काम ज़रूर करें। जी, तो मतलब वही पुराना आपका फ़ॉर्मूला कि नज़र ऊपर नहीं नज़र नीचे रखनी है कि कौन-सा लेवल नहीं टूटना चाहिए। हाँ, राजीव जी, तो समय अब मेरे हिसाब से तो ऐसा है, जैसे पिछली बारी मैंने बताया कि मुझे लगता है पोजीशन साइज़िंग का टाइम आ गया। अब मुझे नहीं वो पता था कि मुँह खोलते ही स्मॉल कैप और मिड कैप में वैसी बाइंग शुरू हो जाएगी। लेकिन लग तो यही देख के रहा था कि पोजीशन साइज़िंग का टाइम आ गया है। धीरे-धीरे ये चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है बिकॉज़ एडवांस टैक्स आउटफ्लो आएगा। लेकिन नेट डायरेक्शन अप होना चाहिए और सारी अच्छी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ और जोड़ दीजिए। शुरुआत में तो रिज़ल्ट ढीले-ढाले लग रहे थे, डर लग रहा था, लेकिन धीरे-धीरे रिज़ल्ट इम्प्रूव हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, एग्ज़ैक्ट डेटा तो नहीं अभी आएगा सामने, बट ऐसा लग रहा है कि सेल्स जो अभी तक 4-5% 4-5% 2% ऐसे चल रहा था, वो 9, 10, 11% के रेंज में आ रहा है ग्रोथ। और प्रॉफ़िटेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड टीन, मतलब रफ़ली 13, 14, 15% के रेंज में ग्रोथ आ रही है इस बार। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होना चाहिए और थोड़ा रीड करें अगर एफआईआईज़ के नंबर को भी, तो ऑफ़ कोर्स ट्रेड डील हो गई है, वो फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मार्केट के मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर अच्छे नहीं होते थे, तो कंसिस्टेंट बायर तो शायद वो नहीं होते थे। तो मुझे लग रहा है सब कुछ है इंग्रीडिएंट्स प्लेस में और अगला फाइनेंशियल अच्छा समय कहा जा सकता है। जी। तो ये जो पॉइंट आपने कहा कि तिमाही नतीजों में बाद वाले नतीजे इस बार ठीक रहे या ठीक रहते हुए दिख रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से मिड कैप, स्मॉल कैप में ही आप ज़िक्र कर रहे हैं कि वो नतीजे ठीक हैं, ब्रॉडर मार्केट्स ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं उसी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि एक मास सेगमेंट है ज जो सबको इम्पैक्ट करता है। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एक चिंता थी कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन कम है, ग्रोथ कम है और लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो क्या इस तिमाही के नतीजे जोड़ने के बाद वैल्यूएशन की चिंता कुछ कम होगी
कितनी कम होती हुई दिख रही है आपको? देखिए, जहाँ तक मुझे वैल्यूएशन समझ में आया था ना राजीव जी, वो यही था कि जो लास्ट डेटा मैंने डिस्कस किया होगा, वो यही डिस्कस किया होगा कि मिड कैप का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट ठीक-ठाक है और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट ठीक-ठाक है और मिड कैप का थोड़ा-सा आउट था। लेकिन जो जनवरी का करेक्शन हुआ, उसमें उस चीज़ को भी इसने कॉम्पेंसेट कर दिया है। तो अब वैल्यूएशन का ऐसा है कि अगर नंबर्स अच्छे आएँगे, तो यही वैल्यूएशन जो महँगा था, वही वैल्यूएशन आगे जाके सस्ता होता जाएगा। तो मुझे डेटा तो ठीक ही लग रहा है कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ नंबर आते हैं, तो ये वैल्यूएशन बहुत दिक्कत वाली वैल्यूएशन मुझे नहीं लगती है। ये कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो मुझे अब वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा उसकी चिंता नहीं है। मुझे रादर खुशी इस बात की है कि अगर इस तरह के ग्रोथ नंबर्स आते रह गए, तो ये वैल्यूएशन को और भी सस्ता कर देंगे। जी। तो अब निफ्टी के स्तरों की बात कर लेते हैं कि अब इस हफ्ते में क्या ध्यान रखना है साप्ताहिक चर्चा से पहले? राजीव जी, निफ्टी का तो ऐसा है कि आज के डेटा के हिसाब से ये जो कह रहा है, वो कह रहा है कि एक जो डबल बॉटम बना था 21 जनवरी और 27 जनवरी, ये दोनों का जो डबल बॉटम बना था, जो करीब-करीब 24,900 पे है, वो अब कह रहा है कि हमारे लिए एक डिफाइंड बॉटम है। मतलब अब वो बॉटम नहीं टूटना चाहिए, ये इतना डेटा बता रहा है। अगर वो टूटेगा तो बहुत कोई बड़ा खतरा निकल के आए तभी टूटे, अदरवाइज़ वो एक हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम इमर्ज होना चाहिए। 25,500 वो ही बॉटम मान के सब काम करना चाहिए। लेकिन चूँकि गैप थोड़ा-सा था वहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों बॉटम ध्यान रखिए, जिस तरह से डेटा बन रहा है, कि पहला 25,500 पे ध्यान रखिए और जो डायरेक्शन बना है वो खत्म होने के लिए 25,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस या 24,900 पे ध्यान रखिए और फिर बढ़िए आगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि बाइंग शुरू कैसे करनी चाहिए, तो थियरी मेरे हिसाब से ये कहती है कि बाइंग क्लोज़र टू 25,700 करना चाहिए। उससे थोड़ा-सा रिस्क और रिवार्ड जो है, वो बेटर हो पाएगा। अगला सवाल निकल के आ सकता है कि 25,700 आएगा क्या? भगवान जाने। लेकिन उसका दूसरा रास्ता ये है कि फिर 26,000 के ऊपर का क्लोज़ ले ले। लेकिन आज का जो डेटा बना है उसमें वो भी डाउट लग रहा है कि अब 26,000 के ऊपर के क्लोज़ पे बहुत जाना चाहिए कि नहीं। बट आज का डेटा यही कहता है कि हमारा सारा काम 25,700 से शुरू होना चाहिए और 25,500 से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये निफ्टी का व्यू ऐसा लगता है। जी। अब आ जाते हैं मिड कैप पर। अगर नतीजे मिड कैप कैटेगरी में अच्छे आने लग रहे हैं, तो क्या इसको आप एक संकेत मान रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी अब बढ़ानी चाहिए? राजीव जी, मुझे ना पहले डाउट था और ना अभी है। मैं क्रिटिसिज़्म फेस करना पसंद करता हूँ लेकिन एम्बिग्यूइटी पसंद नहीं करता। पहले भी मैं कह रहा था कि यही जगह है जहाँ पे आपको पैसा बनेगा आने वाले समय में जो वेल्थ क्रिएशन होता है। लेकिन कोई मुझसे जवाब माँगता है कि अभी क्यों नहीं हुआ? कोई जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी क्यों नहीं हुआ? उसमें आपके पास ट्रम्प बैठे हुए हैं, उधर में पुतिन बैठे हुए हैं, उधर में इज़राइल बैठे हुए हैं। उन सब से पूछ के आइए कि क्या 1 महीना जीने देंगे क्या? अगर जीने देंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। उन्हें पता ही नहीं है जीने देंगे कि नहीं देंगे। बट जिस तरह से मैं नंबर समझता हूँ, जो साइकिल समझता हूँ, अभी तक मेरा अगर मेरी रीडिंग ठीक गई है, तो मुझे लग रहा है कि मार्च के बाद नया साइकिल धीरे-धीरे शुरू होगा। जनवरी के बाद ही हो सकता था लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेक आ गया है और ये मार्च के बाद धीरे-धीरे शुरू होगा और ये आग और बढ़ेगी। आगे जाके ये आग और तेज़ होगी। बट फिर भी ये साल यूनि डायरेक्शनल मार्केट एक्सपेक्ट करना भूल होगी। नेट डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, यूनि डायरेक्शनल मार्केट एक्सपेक्ट करना भूल है। जी।
तो अगर उतार-चढ़ाव बना रहेगा तो फिर वापस नीचे कौन से स्तर मिलेंगे और क्या वो इस तरह से होगा कि ठीक है 26,000 पार हो गया तो फिर आप 27,000 की ओर गए, साढ़े 27,000 की ओर गए, अगला फिर आपके पास एक नया हायर लेवल आपको 26,500 का मिल जाए। यानी अगर यूनिडायरेक्शनल नहीं है, तो क्या कुछ लोग ये सोच कर के बैठ जाएँ कि ठीक है वापस फिर नीचे आएगा, अगली बार जब नीचे आएगा तब उस समय पकड़ेंगे, बीच का टाइम हमारा बच जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि ख़ासकर जो अभी हम बात कर रहे थे मिड और स्मॉल कैप की, इसमें कैसे पकड़ेंगे कोई चीज़ को जो एक दिन में 10-20% बढ़ जाती है? मन ही नहीं मानेगा। इसमें अच्छा तो यही है कि आपको जहाँ पे जो चीज़ें समझ में आती हैं उसको लीजिए, बैठिए। मिड कैप और स्मॉल कैप की प्रॉब्लम क्या है कि वो 20-30% ऐसे ही गिर जाते हैं। लेकिन होते भी तो डबल या उससे ज़्यादा हैं। नहीं तो फिर काम क्यों करें? 1:2, 3, 4 टाइम्स का अगर रिस्क रिवार्ड नहीं लिया है, 1:2 तो नहीं, 1:3, 4 का रिस्क रिवार्ड अगर नहीं लिया जाए, तो मिड और स्मॉल कैप में काम नहीं करना चाहिए। फिर लार्ज कैप में काम कर लीजिए। तो अगर 20-30% कोई गिरता है, तो 100% बढ़ता भी है, तो वो वाला पार्ट नहीं याद रहता। तो इसमें मिड और स्मॉल कैप में चलने के बाद कुछ भी खरीदने का मन नहीं करेगा। नहीं चला हुआ है, तो खरीद के बैठने की ताकत है, तो कर लीजिए। क्योंकि पैसा तो बनना यहीं पे है। जी। ये तो मुझे इसमें मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अच्छा, अब ये निफ्टी स्मॉल कैप में देखिए एक तरह से ट्रेंड चैनल बना हुआ है और इस ट्रेंड चैनल में नीचे मैंने ज़रूर पूछा होगा कि भई यहाँ से क्या ये वापस चैनल के ऊपरी छोर की तरफ जाएगा? वहाँ पर अगर जा रहा है तो क्या अ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा या इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा? हाँ, तो क्या होता है चैनल ऐसी चीज़ है ना जिसका सक्सेस रेट बड़ा गड़बड़ होता है और जब तक हो हाँ, तो नहीं जाए उसके सक्सेस रेट को पिछली बार आपने प्रूव करना मुश्किल पिछली होता बार है। आपने लेकिन जो इन्हीं अभी पिछ हाँ, पिछली बोलिए? बार आपने वही 17, साढ़े 17 वगैरह के स्तर शायद बोले थे, लेकिन उसके लिए आपका फ़ॉर्मूला कुछ अलग था, चैनल नहीं था। हाँ, नहीं, नहीं, एक उसके बाद भी डेटा आया है और वो डेटा यही जी। डेटा आया है और डेटा में मैंने अच्छे से समझ में आया है वो डेटा कि 17,000 के नीचे भी कुछ सपोर्ट बना था, क्या बना था? ये कौन-सा लो बना था? ये बजट डे वाला लो जो बना था, मिड कैप का अब बजट वाले 56,000 दिन का अच्छा तो स्मॉल अब कैप पे हैं चार्ट हम, में एक दिखेगा ही मिनट। नहीं। जी, स्मॉल कैप बजट के दिन का तो अब चार्ट में दिख ही नहीं रहा वो कैंडल, लेकिन उसके अगले दिन का भी अगर आप ले लें तो 16,000 के पास है। नहीं मेरे पास तो बन जाएगा। देखिए क्या है, अभी जो जी। आपने ये चैनल बनाया है ना, पॉइंट ये लाना चाहता हूँ कि अब ये चैनल कंप्लीट है। पहले ये चैनल कंप्लीट नहीं था, अभी इसके सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। तो आपका नीचे का भी जो है एंगल है, वो भी एकदम ठीक है और ऊपर का तो एंगल पहले भी ठीक था और अभी भी ठीक है। इसको थोड़ा-सा ऐड कर लें, तो ऊपर का एंगल ठीक ही है। हमको 2 पॉइंट यहाँ मिल रहा है। 1, 2 थोड़ा-सा हाँ, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है राजीव जी। तो अब हमारे पास ये पूरा चैनल भी कंप्लीट है और हमारा निफ्टी का भी चैनल कंप्लीट ही निफ्टी का भी डेटा कंप्लीट है। तो ये ऐसा है कि डाउनसाइड तो डिफाइन हो गया। जी, क्या था राजीव जी देखिएगा अभी याद आ गया, ये याद नहीं आ रहा था मुझे। रिट्रेसमेंट था 16,000 के आसपास। हाँ, मिल गया अभी डेटा और ये जो लो गया वो 16,136 का गया। हाँ, जब ये डेटा कंप्लीट नज़र आ रहा है। तो ये डेटा आपका कंप्लीट है, रिट्रेसमेंट आपका लग गया है। तो उस हाँ, हाँ, एक दिन अगर याद हो तो जो मैंने 38 और 50% या 62% वाला जो केस समझाने की कोशिश की थी कि निफ्टी और मिड कैप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बिकॉज़ ये 38% से रिटर्न हो रहे थे। लेकिन स्मॉल कैप उससे ज़्यादा डेविएट हो रहा था जो कि 50% या 62% तक जा रहा था। तो वही हमको डेटा में फैक्टर करना था और ये 62% तक करेक्ट करके स्मॉल कैप आ गया है। जब ये हमको 16,000 का सपोर्ट मिला था। हाँ, वहाँ आगे वो आपको वो भी मिल जाएगा 68 62% वाला रिट्रेसमेंट। सो नाउ दिस चैनल इज़ कंप्लीट। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस। बाकी समय के साथ हालाँकि मैं अभी भी इसी व्यू का हूँ
कि जून क्वार्टर के बाद जो तगड़ी रन आनी चाहिए, जून क्वार्टर रिजल्ट के बाद स्मॉल कैप में उस समय से ही शुरू होगा। हमने ये टाइमलाइन बना रखा है कि स्मॉल, लास्ट ईयर से हम यही चल रहे हैं कि जून तक लार्ज कैप, और जून के बाद से मिड और स्मॉल कैप, और सितंबर क्वार्टर के बाद से शायद कैपिटल गुड्स, जिसका भी मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वहां से आ जाएगी क्लैरिटी मुझको। तो उस हिसाब से पोजीशनिंग मैं कर रहा हूँ। जी। अब बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो निफ्टी बैंक ने आज वही एक, जैसे निफ्टी में थोड़ा बिना किसी दिशा के एक दायरे के अंदर फंसे रहने वाला कारोबार था, वैसा ही हमें निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला। और आप देखिए तो इस पूरे हफ्ते ही यही है, मतलब सोमवार से आप देख लीजिए वही चल रहा है। एक दायरे के अंदर है, बहुत ज़्यादा कुछ कहानी बन नहीं रही है। तो अगली चाल किधर रहेगी? क्या ये नई तेज़ी के लिए तैयार है या अभी समय लेगा? समय तो लेना चाहिए। देख के तो ऐसा ही लगता है कि थोड़ा समय लेना चाहिए इसको। अभी मेरा डेटा अटक गया फॉर सम रीज़न। निफ्टी बैंक, हाँ मिल गया, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में एक डेटा जो आज बन गया है वो यही बता रहा है कि 2 फरवरी का जो लो है वो अब एक बॉटम मान के सारा काम कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, इन बिटवीन जैसे निफ्टी का 25,500 है, वैसे ही आपका 59,500 इसका आएगा बैंक का। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट 59,500 एंड फाइनल रिस्क मैनेजमेंट इज 57,800 का जो लो है वो। काम बाय डिप्स का ही करना है, जब तक ये पॉइंट छूट नहीं जाए तब तक काम बाय डिप्स का करना है। ओके। अब आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ तो फिर से ऐसी मतलब क्या उसको कहा जाए, वापस मार पड़ी है एंथ्रोपिक की। ये ताज़ा मार एंथ्रोपिक की है, वो चली ही जा रही है। अब अगली तलहटी कहाँ दिख रही है? आईटी पे आज मैंने थोड़ा काम किया, मैंने दोनों तरफ से निचोड़ निकालने की कोशिश की। ये वाला तो क्लियर है पहले से भी, 37,500 या 35,000 अपना होप है। वो गया तो गया, तो 35 35,000 पर के ही तो नीचे, अटका है अभी। लेकिन ये जगह अच्छी है अटकने की। मतलब यहाँ से तुरंत धड़ल्ले से गिर नहीं रहा है, नहीं गिर सकता है। और ये जो आपका लो है ना 34,000 के पास का, ये आपका ट्रेंड डिसाइडिंग लो है, बिकॉज इसके बाद मेरे हिसाब से 10% और, बट इसको मैं ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ से वैल्यूएशन जो है ना निफ्टी आईटी का, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज एक तो ऑलरेडी नेगेटिविटी है जो सामने है, मतलब न्यूज़ इज आउट। तो वैल्यूएशन मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज 10% का और करेक्शन हो सकता है। तो आप समझें कि लार्ज कैप में 10% के आसपास का डाउन साइड हो सकता है, मिड कैप में 20+ का डाउन साइड हो सकता है, और अगर स्मॉल कैप है तो उसमें तो 30-40 तक का हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यूएशन करेक्शन का निफ्टी आईटी में नहीं दिखता है मेनली। इसीलिए जो 35,000 से जो ट्रैवल करके 34,000 के नीचे का लो है, मुझे लगता है उतना लो तक ठीक रहेगा। उस लो के नीचे आपको हमको तकलीफ होनी चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। एक मैंने देखा था एक इसमें आईटी है ना, निफ्टी आईटी, इसमें एक लंबे समय से मैंने कहीं पे तो एक ट्रेंड लाइन डाल के रखा हुआ था। वो ट्रेंड लाइन मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये जो लो बता रहा है ना, ये 34,000 या 33,500 वाला, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट बता रहा है। बिकॉज़ हम इस चीज़ को 2 तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर आप वीकली डेटा ले लें, तो एक डेटा आपको ये कह सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे होगा, और दूसरा उसका अ अ, जो अपवर्ड ट्रेंडिंग एक सपोर्ट लाइन जाएगा जो कि हायर हाई को प्रेडिक्ट करता है। इसको आप वीकली में करेंगे डेटा और थोड़ा-सा पास लाएँगे, तो मैं इसकी क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा दे दूँगा लोगों को।
इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है? नहीं, उतना ही रखिए, और चाहिए डेटा, और चाहिए, हाँ, हाँ, ऐसे ही थोड़ा-सा और डेटा अंदर ले लीजिए, थोड़ा और डेटा चाहिए, और थोड़ा-सा डेटा लीजिए, बस रुक जाइए, ठीक है? हमारे पास 2 है पैटर्न रीड करने को। एक जो बड़ा है, वो आप देख रहे होंगे, एक 2022 का टॉप है और एक 2025 का टॉप है, ओके? ये हमारा मेन रीडिंग के लिए, जो लॉन्ग टर्म हमको रीड करना है, उसके लिए चाहिए। और इसका जो आप सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेंगे, जो स्विंग का, जो एक आपको मिलना चाहिए अ, अप्रैल 23 में, और दूसरा मिलना चाहिए अप्रैल 25 में। अगर हमको इतने बड़े डेटा पॉइंट, इतने बड़े रेंज में डेटा मिल जा रहा है, तो हम लॉन्ग टर्म डिफाइन कर सकते हैं। सेफली हम इससे लॉन्ग टर्म डिफाइन कर सकते हैं। अब मीडियम टर्म डिफाइन करने के लिए, जो इसका राइट साइड का डबल टॉप का स्ट्रक्चर है, वो मैंने समझा दिया आपको। तो अब 2 रास्ते बनते हैं भाई साहब, ओके। पहला रास्ता तो ऐसा बनता है कि ये जो लंबा वाला आपका ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ये लंबा वाला ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाएगा 33,500 को, जो आपका अभी का शॉर्ट टर्म का डबल टॉप का लो है। तो अगर किसी को भागना है यहाँ से, तो दिस इज़ द प्लेस, कि बच के भागना है तो दिस इज़ द प्लेस। सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे नहीं रुका तो क्या होगा? अगर यहाँ पे नहीं रुका तो फिर आपको अम, फिर आपको ये जो सेकंड वाला जो बड़ा टॉप है, जो 2025 में बना है, उसका आपको नेकलाइन बनाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला नेकलाइन, ठीक है? हाँ, हाँ। तो आपके पास 2 ही है मैनेजमेंट लिए। सबसे पहले तो सेफ्टी नेट बना लीजिए 33,500 के नीचे, मुझे तो यही समझता है। और उसके नीचे जाना अभी नहीं चाहिए, देख के ऐसा लगता है, ठीक है? और 33,500 के नीचे का भी अगर गड़बड़ है, तो फिर 10% वहाँ से नीचे। लेकिन अब टोटल कैलकुलेशन कीजिए, 35,000 से 30,000, तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस ये अराउंड 15% का होगा। फिर कैलकुलेटर कहीं छोड़ के आ गया। तो करीब 15% का ये डिस्टेंस होगा। तो उतने में वैल्यूएशन सेटअप तो बन जाना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो हमने 37,500 के नीचे मोमेंटम का सब कुछ छोड़ दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। 35,000 के नीचे एकदम सावधान, क्योंकि वो फिर 33,500 आना ही तय है, और वहाँ भी गया तो 30,000। तो अब इसके लिए हमको कुछ ऐसा इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा, कुछ काम कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो सब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ही दिख रहा है हमको। तो अब ऐसा है कि हमको वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज़ डबल टॉप तो शॉर्ट टर्म में बन गया। इसका मतलब ये सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर हो गया, और डबल टॉप की एनालिसिस आपकी 33.5 तक जाती भी है। तो वहाँ जाए बगैर अगर हमको कोई फ्रेश सिग्नल नहीं मिलता है बाई का, जब तक वहाँ नहीं जाए, हम कोई, मतलब मेरे मेथड ऑफ एनालिसिस में मैं कोई फ्रेश व्यू नहीं ले सकता। वैसे मैंने सुना था बीच में, बहुत आईटी पे बहुत लॉन्ग टर्म के व्यूज़ भी आ रहे थे कि नया हाई बनने-वनने का व्यूज़ आ रहा था। और मैं उसको एनालाइज़ करने में लगा भी हुआ था कि आखिर ऐसा कौन-सा डेटा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मार्केट कभी-कभी अपने आप सवाल का जवाब देता है, अब उसमें एंथ्रोपी या जो भी है, अब ये आने वाला है, किसको पता था? वही जवाब मिल गया है। तो अब आपके पास डबल टॉप प्लेस में है। ठीक से देखेंगे तो ये काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप दिखेगा, क्योंकि एक सिमिलर टॉप आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके लेफ्ट साइड में भी वैसा ही टॉप है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, अब ये सब जो प्लेस है ना, इसके निकले बगैर लंबे समय तक आईटी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। यहाँ में ऑसिलेशन होता रहेगा, बट उस ऑसिलेशन में वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन जो बड़ा फंडामेंटल सवाल है कि क्या मतलब आईटी सेक्टर ऐसे डिसरप्शन की तरफ से गुज़र रहा है। लोग तो अब उदाहरण दे रहे हैं कि जो चीज़ हुई थी कभी डॉट कॉम बबल के समय में, या जो चीज़ हुई थी जब इंटरनेट आया और उसके बाद फिर प्रिंट मीडिया, भारत में तो प्रिंट मीडिया बहुत सुरक्षित रहा, लेकिन दुनिया भर में और ख़ास करके विकसित बाज़ारों में प्रिंट मीडिया की मतलब दुर्गति हो गई। एकदम मतलब 95-95% तक लोग कह रहे हैं कि उस समय मार्केट उनके गिर गए।
तो उसी किस्म का डिसरप्शन एंथ्रोपिक या एआई के फिर आगे और भी जो भी नए मॉडल आएँगे, उसके चलते हो सकता है। तो क्या आज की तारीख में आईटी ऐसी जगह है जहां आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा रखना चाहते हैं या एक बार देख लेना चाहिए कि भाई इस बाउंड्री से ये कैसे निकलते हैं? देखिए, अगर यही वैल्यूएशन यहाँ से 15% कम का रहता, तो मैं कहता कि आईटी 5 से 7% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन वैल्यूएशन में अभी भी 15 10 से 15% के करेक्शन की गुंजाइश है। इसलिए और ख़ासकर सामने डायरेक्शन भी साफ नहीं दिख रहा है। मतलब भविष्य इसलिए में अनिश्चितता है और उसके बाद भी आज भी वैल्यूएशन की चिंता बनी हुई है। मेरी नज़रों में, बाकी कई जगह तो मैंने इसका जस्टिफिकेशन सुना है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा ये वैल्यूएशन अभी भी। तो मेरी नज़रों में अभी भी महँगा है और यहाँ जी, पे जब बाज़ार में मुझे लग रहा है व्हेन द मार्केट इज़ आई मीन व्हेन द बुल रन जो कहते हैं ना इज़ ऑन द एन्विल मेरे हिसाब से। तो मैं वहाँ बना रहना चाहूँगा जहाँ पे जिनको मार-काट के ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे हमको अच्छी मलाई मिले। तो वेल्थ क्रिएट वहाँ पे जी। जाके कर लें। ये ट्रेडिंग में रख लेंगे जब ट्रेंड दिखा दो। अभी तक तो ऐसे ही इसमें मैनेज करते आ रहे हैं। तो ये जगह वेल्थ क्रिएशन वाली नहीं लगती मुझे। टाइम आएगा तो थोड़ा बहुत ट्रेड वेड करके निकल लेंगे। जी। वैसे आज ही मेरी बात हुई नैस्कॉम के पूर्व चेयरमैन सौरभ श्रीवास्तव से। उनका इंटरव्यू हम अपने दर्शकों के लिए सामने रखेंगे और उसमें उन्होंने काफ़ी भरोसा जताया कि ठीक है, आपके सामने आगे 2-3 साल थोड़ा हो सकता है कि टर्बुलेंस वाले हों, बीच में हो सकता है कि कंपनियों की ग्रोथ थोड़ी आपको हल्की पड़ती हुई लगे, लेकिन सब निकल जाएँगे इससे और भारत की आईटी इंडस्ट्री को लेकर के अभी भी उनका नज़रिया जो है, वो बहुत ही आशावादी है। वो तो ठीक है राजीव जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आईटी मरने वाला नहीं है। हमारे जैसी छोटी दुकान भी बिना आईटी के नहीं चलती। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 साल का 4 साल भी हो सकता है। अब हमारे जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हर साल के अंत में जाके क्लाइंट को मुँह दिखाना होता है। क्या मुँह दिखाएँगे कि भैया हम आ रहे हैं अभी 3 साल तक देखेंगे, सोचेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा-सा ग्रोथ दिखे। वैसा, तो अगर वैल्यूएशन का रिस्क नहीं रहता ना, तो थोड़ा बहुत अभी बना लिया जाता। लेकिन हाँ, 15% अगर नीचे मिल जाएगा तो वो जो 2-3 साल कह रहे हैं ना, वो ठीक बात है। उसके लिए फिर रखा जा सकता है बिकॉज़ फिर 3 साल में डबल होने वाला सीन बन जाएगा। कई-कई जगह बन जाएगा। तो वो रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि 15% नीचे कुछ मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनसाइड वहाँ से आप समझिए 5-10% का रह जाएगा। उतना तो ऐसे भी लेना है और मिला 50-100% मिल सकता है 3 साल में। तो वहाँ पे रिस्क लेंगे, ये वाला थोड़ा-सा बीच में है। डायरेक्शन भी अगर पॉज़िटिव रहता तो चलिए कुछ एक डेटा पॉइंट समझ में आ जाता कि इससे चलो काम करो। लेकिन कोई डेटा पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा, जिसको लेके वो काम किया जा सके।